हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुषाण डायनेस्टी के दो बड़े रूलर्स काजुला कैटफाइसिस और वीमा कैटफाइसिस के बारे में जाना। हमने देखा कि काजुला कैटफाइसिस ने बैक्ट्रिया में रह रही 5 यूजी ट्राइब्स को कुषाण बैनर के तले एकजुट किया और काबुल वैली की तरफ बढ़ते हुए गांधार रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि कुषाण डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे काजुला कैटफाइसिस। इनके बाद वीमा कैटफाइसिस ने कुषाण एम्पायर के टेरिटोरियल एरिया को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया और पूरे के पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया। इनका टेरिटोरियल एरिया ईस्ट में मथुरा तक फैला हुआ था। बट इन दोनों रूलर्स के बारे में तो हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कनिष्का की, जिनका रूल 78 एडी में शुरू हुआ। हिस्टोरियंस अभी तक कनिष्का और वीमा कैटफाइसिस के बीच के रिलेशन को तय नहीं कर पाए हैं, बट कनिष्का के पॉलिटिकल अचीवमेंट्स और कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से इन्हें कुषाण डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। 78 एडी में जब इनका रूल शुरू हुआ तो उस समय इनका टेरिटोरियल एरिया अफ़गानिस्तान, गांधार, सिंध और पंजाब तक फैला हुआ था। ये टेरिटोरियल एरिया तो इन्हें विरासत में मिला हुआ था, बट इन्होंने अपने रूल के दौरान अपना टेरिटोरियल एरिया बहुत तेज़ी से एक्सपेंड किया और इस तरह इनके रूल के दौरान कुषाण एम्पायर अपने पीक तक पहुंचा और एक बहुत ही माइटी फोर्स बनकर उभरा। और यही रीज़न था कि कनिष्का के रूल के शुरुआत को शक एरा के रूप में भी देखा जाता है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये तो एक कुषाण थे, तो फिर इनके रूल की शुरुआत को शक एरा के रूप में क्यों देखा जाता है? बात यह है कि इंडिया में रहने वाले लोग सभी विदेशियों को शक कहा करते थे, इसीलिए इनके रूल की शुरुआत को शक एरा के रूप में देखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं इनके कॉन्क्वेस्ट की। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि इन्होंने भारत के एक बहुत ही बड़े हिस्से को कॉन्कर किया। इन्होंने मगध को कॉन्कर किया और साथ ही साथ अपनी पावर्स को पाटलिपुत्र और बोध गया तक भी एक्सटेंड किया। पाटलिपुत्र के एक्सपीडिशन के दौरान इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर अश्वघोष को भी आइडेंटिफाई किया, जो कि बाद में कनिष्का के स्पिरिचुअल एडवाइज़र बने। इनके बारे में और डिटेल्स इसी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। बट क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कनिष्का की कॉन्क्वेस्ट की, तो इनके कॉन्क्वेस्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डिटेल हमें कल्हान द्वारा भी दी गई है। कल्हान एक संस्कृत स्कॉलर थे और इन्होंने राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर की एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है, उसमें इन्होंने लिखा है कि कनिष्का ने कश्मीर को भी ऑक्यूपाई कर लिया था। बट एक्चुअली में कनिष्का का जो टेरिटोरियल एरिया था वो इतना वास्ट नहीं था जितना आप मैप में देख रहे हैं। इनके टेरिटोरियल एरिया की नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री थी कश्मीर, वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री थी गांधार, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री थी वाराणसी और साउथ में इनका टेरिटोरियल एरिया मालवा तक फैला हुआ था। बात यह है कि इस टेरिटोरियल एरिया के अलावा भी इनका इन्फ्लुएंस था और बाकी के जो रूलर्स थे वो वहाँ पर कनिष्का के छत्रप या कहें कि इनके सबॉर्डिनेट के रूप में काम कर रहे थे। अब यहाँ पर आप मैप में पेशावर की लोकेशन को देख सकते हैं। पेशावर उस समय पुरुषपुरा के नाम से जाना जाता था और ये कनिष्का के रूल के दौरान कुषाण एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। इसके अलावा कनिष्का के रूल के दौरान इनकी टेरिटोरियल एरिया में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह थी मथुरा। कई बार मथुरा को कनिष्का की सेकंड कैपिटल के रूप में भी देखा जाता है और यही वो जगह है जहाँ पर कनिष्का के कई सारे हेडलेस स्कल्पचर्स भी मिले हैं। बट वापस से हम लोग इनके कॉन्क्वेस्ट पर आते हैं। इन्होंने कई सारे युद्ध चाइनीज़ रूलर्स के अगेंस्ट भी लड़े और कई सारी चाइनीज़ टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई भी किया। चाइना में इनका पहला एक्सपीडिशन था पांचाओ के अगेंस्ट, बट इस युद्ध में कनिष्का की जीत नहीं हुई। इस युद्ध में पांचाओ जीते और कनिष्का इस युद्ध में जीत नहीं पाए। बट इसके बाद इन्होंने चाइना में सेकंड एक्सपीडिशन लॉन्च किया, जिसमें इनका युद्ध हुआ पांचाओ के बेटे पान यांग से और यही वो वॉर था जिसमें कनिष्का की जीत हुई और इसके चलते इन्होंने काशगर, यारकंद और खोतान जैसे चाइनीज़ रीजन्स को कॉन्कर कर लिया था। तो चलिए अब बात करते हैं कनिष्का द्वारा इशू किए गए कॉइनेज की। बेसिकली ये तो हम जानते ही हैं कि कुषाण एम्पायर के दौरान बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे। कनिष्का के रूल के दौरान भी ये ट्रेडिशन आगे बढ़ता रहा और इनके जो कॉइन्स थे वो ज़्यादातर मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और बनारस में मिले हैं। इससे पता चलता है कि इन्होंने गंजेटिक प्लेन के एक बहुत ही बड़े हिस्से को कॉन्कर किया हुआ था। अब अगर आप इन कॉइन्स पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि कुछ कॉइन्स पर कनिष्का ने अपनी खुद की इमेज लगवाई हुई थी, कुछ पर हिंदू गॉड्स की, कुछ पर बुद्धिस्ट एम्बलम्स की मोटिव हैं, तो कुछ पर ग्रीक गॉड्स की मोटिव हैं। इनफैक्ट कनिष्का खुद एक बुद्धिस्ट कन्वर्ट थे, इसके बावजूद ये दूसरे रिलीजन्स की तरफ टॉलरेंट थे और ये इस बात से पता चलता है कि इनके जितने भी कॉइन्स मिले हैं उनमें ऐसे कॉइन्स काफ़ी कम हैं जिन पर बुद्धिस्ट एम्बलम्स हैं। ज़्यादातर कॉइन्स पर नॉन बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शंस और इमेजेस हैं।
कहा जा सकता है कि कनिष्का की टेरिटरी एक मल्टी कल्चर सोसाइटी रही होगी। अगर बात करें इंस्क्रिप्शंस की, तो कनिष्का के रूल के दौरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हमें मिलती है वो है सारनाथ इंस्क्रिप्शन। सारनाथ इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि कनिष्का का रूल एग्जैक्टली कब शुरू हुआ और साथ ही साथ कनिष्का ने कौन कौन से टाइटल्स लिए और उनका रूल कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। ये इंस्क्रिप्शन बेसिकली बाला बोधिसत्वा की इमेज के ऊपर है जो कि सारनाथ से मिली है और अभी ये स्कल्पचर सारनाथ म्यूजियम में आप देख सकते हैं। बट इतने सारे कॉन्क्वेस्ट और इतने सारे कॉइन्स को इशू करने के बावजूद कनिष्का को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के लिए याद किया जाता है तो वो है इनके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि इन्होंने फर्स्ट एडी में ऑर्गेनाइज की थी कश्मीर में, श्रीनगर के पास कुंदलवन विहार में। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन थे वासुमित्रा। कनिष्का ने इस काउंसिल को पैटर्नाइज किया था और इस काउंसिल की खास बात ये थी, इस काउंसिल में बुद्धिज्म धर्म 2 मेजर सेक्ट में डिवाइड हो गया था। ये 2 मेजर सेक्ट्स थे, हीनयान यानी लेसर व्हीकल और महायान यानी ग्रेटर व्हीकल। अब ऑब्वियसली बात है कि इनके ये नाम आपसी सहमति से तो मिले नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी अपने सेक्ट को लेसर व्हीकल क्यों कहेगा। तो बेसिकली हुआ ये कि महायानिस्ट ने ही दूसरे सेक्ट के लोगों को हीनयान का नाम दिया और इन दोनों में जो फ़र्क है वो इनके गोल से रिलेटेड है। हीनयान कहता है कि हर एक मॉन्क का गोल है कि वो अपनी लाइफ टाइम में निर्वाणा को अटेंड करे, क्योंकि जब वो इस गोल को अचीव करेगा तो इससे वो संसार के चक्र से मुक्त हो जाएगा। महायानिस्ट का कहना था कि ये गोल एक छोटा गोल है, एक लेसर गोल है, इसीलिए महायानिस्ट ने इस सेक्ट को हीनयान कहा। तो अब देखना ये है कि अगर ये गोल लेसर गोल है तो बड़ा गोल क्या हो सकता है। तो महायानिस्ट का कहना ये था कि एक बड़ा गोल वो होगा जब एक मॉन्क बोधिसत्वा बन के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। और एक बोधिसत्वा वो इंसान होता है जो कि निर्वाणा से बस एक कदम दूर है, बट निर्वाणा अचीव करने की बजाय वो ये डिसाइड करता है कि वो दूसरे लोगों को हेल्प करेगा ताकि वो निर्वाणा को अचीव कर पाएँ। तो ये है गोल उन लोगों का जिन्होंने अपने सेक्ट को महायान कहा और इसी को महायानिस्ट ने ग्रेटर व्हीकल बताया है और कहा है कि इनका जो सेक्ट है वो महाकरुणा के ऊपर बेस्ड है, यानी दूसरों के लिए ग्रेटर कंपैशन पर बेस्ड है। जबकि हीनयान वालों का कहना है कि हर किसी को अपने सैल्वेशन के लिए खुद ही काम करना होगा, जो सही रास्ते पर सही मेहनत करेगा उसको सैल्वेशन मिल जाएगी। तो ये था बेसिकली हीनयान और महायान का डिफरेंस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस 4th काउंसिल में महायान बुद्धिज्म नाम का एक नया सेक्ट क्रिएट हुआ, जिसमें बुद्धा के अलावा बोधिसत्वास को भी काफ़ी अहमियत दी गई। इसीलिए इस सेक्ट में धीरे धीरे बुद्धा और बोधिसत्वास की आइडल वर्शिप भी शुरू हो गई, जहाँ पर बुद्धा और बोधिसत्वास को फ्लावर्स, गारमेंट्स, परफ्यूम्स और लैम्प्स यानी दियों द्वारा वर्शिप किया जाने लगा। कनिष्का ने महायान बुद्धिज्म को ही पैटर्नाइज किया और इसको प्रोपोगेट करने के लिए सेंट्रल एशिया और चाइना में अपने मिशनरीज भेजे। इसके अलावा इन्होंने अपनी टेरिटोरियल एरिया में कई जगहों पर बुद्धिस्ट चैत्य और विहार बनवाए। और आप यहाँ पर कनिष्क स्तूपा को देख सकते हैं। ये एक स्तूपा है जिसे कनिष्क ने 2nd सेंचुरी एडी में पेशावर में बनवाया था, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। हालांकि ये स्तूप अब इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके कुछ रिमेन्स ही आप वहाँ पर देख पाएंगे। बट कहा जाता है कि ये स्तूप कनिष्क ने जब बनवाया था तब ये एक मल्टी स्टोरीड स्तूप था और ये उस ज़माने की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग में से एक थी। ऐसा हमें पता चलता है चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून त्सांग के ट्रैवल रिकॉर्ड से, जो कि इंडिया में 7th सेंचुरी एडी में आए। इसके अलावा इस स्तूप से रिलेटेड डिटेल्स हमें अल बरूनी के रिकॉर्ड से भी मिलती हैं, जो कि 11th सेंचुरी को बिलोंग करते थे। चलिए अब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल को देखते हैं और वो डिटेल ये है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को अश्वघोष ने भी अटेंड किया था। अश्वघोष वही बुद्धिस्ट मॉन्क है जिन्हें कनिष्क ने अपने पाटलिपुत्र एक्सपीडिशन के दौरान आइडेंटिफाई किया था और अपना स्पिरिचुअल एडवाइज़र बनाया। ऐसा माना जाता है कि अश्वघोष पहले संस्कृत ड्रामेटिस्ट थे और कालिदास से पहले इन्हीं को ग्रेटेस्ट इंडियन पोइट माना जाता था और इन्होंने संस्कृत में बुद्ध चरित्र भी लिखी थी। अब बात करते हैं उन स्कॉलर्स की जिन्हें कनिष्क ने पैट्रोनाइज किया। इन विद्वानों में कई सारे नाम आते हैं, जैसे कि वासुमित्र जो कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन थे। इसके अलावा अश्वघोष जिनके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, और इनके अलावा चरक जो कि एंशिएंट इंडिया के मोस्ट फेमस फिजिशियन थे। इसके अलावा नागार्जुना जो कि एक फेमस बुद्धिस्ट मेटाफिजिशियन थे। इन सभी को कनिष्क द्वारा पैट्रोनाइज किया गया था। कनिष्क का रूल 78 एडी से शुरू होकर 120 एडी तक चला। तो ये थी डिटेल्स कुषाण डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर कनिष्क की।
इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स दावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स दावा।